मनीषा ने कामिनी से कहा कि वो अनिका का पीछा करे। अगर अनिका ने अपना इरादा बदल दिया तो उसे तुरंत फोन करे। यहाँ अनिका आर्यन को लेकर टैक्सी में बैठने लगी। तभी आर्यन ने जिद की कि वो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर ही बैठेगा। अनिका के लिए रिया की ऐसी जिद बहुत आम बात थी। वो आर्यन को टैक्सी की आगे वाली सीट पर बिठाकर खुद बैक सीट पर बैठ गई। टैक्सी के चलते ही कामिनी भी अपनी गाड़ी में अनिका की टैक्सी का पीछा करने लगी। आर्यन जानता था कि उसे जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना अनिका उसे होटल छोड़ने के बाद कामिनी के साथ घर जाकर एग्रीमेंट पर साइन कर देगी। आर्यन ने अपनी जेब में सनी का दिया हुआ फोन रखा था। उसने चुपके से वो फोन निकाला और रिया को मैसेज किया, हमें जल्दी ही किसी अननोन ईमेल एड्रेस से मम्मी को ईमेल भेजना होगा। क्या ये काम तुमसे हो सकता है? आर्यन ने मुड़कर पीछे देखा। अनिका खिड़की के बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। तभी आर्यन के फोन पर रिया का मैसेज आया, मेरी गेमिंग की दुनिया में मैं काफी हैकर्स को जानती हूँ जो मेरे फैंस हैं। तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर मेल में क्या लिखना है? आर्यन चुपके से रिया को एक मैसेज टाइप करने लगा। पीछे बैठी अनिका को लग रहा था कि रोज की तरह रिया अपने मोबाइल में गेम खेल रही है। उसके मन में इस वक्त सिर्फ 2 सवाल चल रहे थे। कहीं कंपनी कामिनी के नाम करने के बाद भी अगर उन लोगों ने उसे अपने बेटे के बारे में नहीं बताया तो? बचपन से लेकर आज तक मनीषा और कामिनी ने अनिका के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया था। उन्हें देखते हुए उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। और दूसरा सवाल ये था कि आखिर उस छोटी सी फार्मा कंपनी में ऐसा क्या था जो गुलेरिया और डोगरा खानदान किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहते थे। अनिका को एक बात का विश्वास हो गया था कि जरूर उस कंपनी में ऐसा कोई राज छुपा है जो जानना उसके लिए बहुत जरूरी है। अनिका ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर अपनी मोबाइल की फ्लैश होती हुई स्क्रीन पर पड़ी। उसके नोटिफिकेशन में किसी अननोन ईमेल एड्रेस से एक मेल आया। उसने जब मेल खोलकर देखा तो वो मैसेज पढ़कर हैरान हो गई। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे बेटे के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम एग्रीमेंट साइन मत करना। मैसेज पढ़ते ही तुरंत अनिका ने उस ईमेल एड्रेस पर फिर से मैसेज भेजने की कोशिश की, मगर किसी वजह से उसका मेल उस एड्रेस पर डिलीवर नहीं हो पा रहा था। इस बात से अनिका बहुत हैरान हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये मेल किसका हो सकता है और वो इस इंसान को कैसे कांटेक्ट करे। टैक्सी होटल पैराडाइज के गेट में एंटर हुई। कामिनी भी अनिका का पीछा करते हुए अपनी कार में होटल पैराडाइज के अंदर चली गई। गेट पर पहुंचते ही आर्यन टैक्सी से उतर गया। आर्यन ने जल्दी से अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। उसे पता था कि होटल में काफी स्टाफ मेंबर्स उसे पहचानते थे। अनिका अब भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। इस बात का पता भी नहीं चला कि टैक्सी होटल पहुंच चुकी थी। एक गेट कीपर ने टैक्सी का दरवाजा खोला और अनिका से कहा, वेलकम टू होटल पैराडाइज मैम। बाहर खड़े आर्यन ने भी प्यार से कहा, मॉम हम पहुंच गए, बाहर आ जाओ। अनिका को अचानक ही एहसास हुआ कि वो होटल पहुंच चुकी थी। अनिका इस वक्त बहुत बड़ी कंफ्यूजन में थी। उसे इस बात का पता नहीं चल रहा था कि उसे मनीषा की बात मानकर फार्मा कंपनी कामिनी के नाम कर देनी चाहिए या फिर उस अननोन ईमेल के अगले मेल का इंतजार करना चाहिए। आखिर वो भरोसा करती तो किस पर? आर्यन ने बड़े इनोसेंटली अनिका से पूछा, मॉम क्या तुम वापस जाकर एग्रीमेंट पर साइन करने वाली हो? अनिका ने कुछ देर सोचने के बाद आर्यन की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं, मम्मी कहीं नहीं जा रही। अनिका आर्यन का हाथ पकड़कर होटल के अंदर जाने लगी। ठीक होटल के दरवाजे पर कामिनी ने उसका रास्ता रोक लिया। कामिनी की आंखों में लालच साफ नजर आ रही थी। कामिनी ने अनिका से पूछा, तुम पेपर साइन करने घर नहीं आ रही हो? अनिका रास्ता बदलकर लॉबी में आगे चलने लगी। कामिनी उसका पीछा करने लगी। इस बार कामिनी ने आवाज बढ़ाकर अनिका से पूछा, तुमने मम्मी को कहा था कि तुम घर आ रही हो अग्रीमेंट साइन करने। तुम अपनी जबान से बदल कैसे सकती हो? इस बात का अनिका ने करारा जवाब दिया, क्या भरोसा है कि तुम लोग भी अपनी जबान से नहीं मुकरोगे? अगर मैं वो कंपनी तुम्हारे नाम कर दूं और उसके बाद तुम मुझे मेरे बेटे के बारे में ना बताओ तो ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत हो। ये कहकर अनिका ने लिफ्ट का बटन दबा दिया और लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगी। कामिनी लॉबी में खड़ी हुई मनीषा को फोन लगा रही थी।
अनिका आर्यन के साथ लिफ्ट के अंदर गई। दरवाजा बंद होने से पहले उसने कामिनी से कहा, अगर तुम कंपनी चाहती हो तो पहले मेरे बेटे को मेरे सामने लाओ। अगर मुझे मेरा बेटा मिल गया उसी वक्त मैं कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगी। बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि होटल की लॉबी में शोर मचना शुरू हो गया। सारे लोग एक ओर दौड़ने लगे। एक तकरीबन 50 साल का आदमी अचानक जमीन पर गिर गया था। सब चिल्ला रहे थे, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। अनिका ने आर्यन की ओर देखा और कहा, रिया तुम ऊपर कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ। अनिका ये कहकर लिफ्ट के बाहर निकल गई। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। रिया अपनी फेवरेट बार्बी डॉल के लिए बाल बना रही थी। रोहित सोफा पर बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। रिया बार बार अपनी बार्बी डॉल के बाल बनाकर अलग अलग हेयर स्टाइल रोहित को दिखाती। रोहित लगभग हर बार बिना देखे कह देता, वेरी नाइस। बार्बी डॉल के बॉक्स के साथ एक बड़ी सी किट भी दी गई थी। बार्बी के कई सारे ड्रेसेस, उसके नेकलेस, उसकी ज्वेलरी, उसके जूते। रिया कभी उसका ड्रेस बदलती तो कभी उसकी ज्वेलरी, कभी उसकी सैंडल बदलती तो कभी उसकी नेल पेंट। हर बार अपनी बार्बी को सजाकर वो रोहित का अप्रूवल जरूर लेती और रोहित बिना बार्बी को देखे हर लुक की तारीफ कर देता। थोड़ी देर बाद जब रोहित लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहा था, रिया ने उससे पूछा, हाउ इज शी लुकिंग डैड? फिर से बिना देखे रोहित ने कह दिया, ग्रेट। फिर 3 सेकंड बाद रिया ने फिर से वही सवाल पूछा, हाउ इज दिस लुकिंग डैड? रोहित ने फिर से वही जवाब दिया, ग्रेट। अचानक रिया ने रोहित का लैपटॉप बंद कर दिया और रोहित से कहा, डैड एटलीस्ट आप एक बार मेरी डॉल को देख तो लेते। आप कब से बिना देखे हर लुक को ग्रेट ग्रेट कहे जा रहे हो। हाउ मीन ऑफ यू डैड। जब रोहित ने रिया की तरफ देखा तो रिया के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसके गाल लाल हो चुके थे। उसे देखकर एक पल के लिए रोहित को लगा कि बार्बी डॉल से ज्यादा खूबसूरत तो उसका अपना बेटा आर्यन लग रहा था। रोहित को हमेशा से चाहिए था कि आर्यन भी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बच्चा बने, जो कि इस वक्त रिया थी। रोहित को खुद समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो था तो उसके बेटे का बर्ताव, उसकी बदली हुई पसंद। रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी आर्यन बेटा, डैड को भी एक जरूरी काम करना है। तुम्हारे साथ बाद में खेलूंगा, आई प्रॉमिस। और हाँ, तुम्हारी डॉल सच में बहुत खूबसूरत है, मगर तुमसे थोड़ी कम। ये बात सुनकर रिया बहुत खुश हो गई। रिया एक समझदार बच्ची थी। वो जानती थी कि जब बड़े काम कर रहे हो तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसने रोहित से कहा, ओके डैड, आई वॉन्ट डिस्टर्ब यू फॉर सम टाइम। मैं अपनी डॉल के साथ अपने बेडरूम में खेलूंगी। उप्स, सॉरी, खेलूंगा। रिया अपनी बार्बी डॉल और उसकी किट लेकर अपने कमरे में चली गई। रोहित शॉक होकर रिया को जाते हुए देखने लगा। तभी डोर बेल बजी। रोहित ने दरवाजा खोला तो सनी हांफता हुआ दरवाजे से अंदर आया और पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। सनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो 24 फ्लोर्स सीढ़ियां चढ़कर आया हो। वो हांफता हुआ डाइनिंग टेबल के पास गया और जग में से सीधे मुंह लगाकर पानी पीने लगा। रोहित ने उसे डाइनिंग टेबल की चेयर पर बिठाया और पूछा, क्या हुआ? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो किया? सनी हांफते हुए ही रोहित के साथ बात करने लगा। भैया, मैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। नाम है अनिका गुलेरिया। बचपन में वो काफी मोटी थी। 6 साल पहले कुणाल डोगरा के साथ उनकी शादी भी हुई थी। शादी के दूसरे ही दिन पता चला कि अनिका किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। डोगरा खानदान को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। अनिका ने एक बच्ची को जन्म भी दिया और फिर उसके पापा गौतम गुलेरिया ने उसे कहीं भेज दिया। ये सारी बातें लगभग 6 साल पहले की हैं। अब उन साल के दरमियान अनिका ने क्या किया, कहाँ रही, किसके साथ रही, इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। वो मोटी और बदसूरत अनिका गुलेरिया अब एक खूबसूरत और स्टाइलिश औरत कैसे बन गई? ये सारी बातें सुनकर रोहित एक गहरी सोच में पड़ गया। उसे ऐसा लगा कि जितना ज्यादा वो अनिका के बारे में जानने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है अनिका को समझना। आखिर कौन थी वो और उसका मकसद क्या था? आर्यन पर होने वाला अनिका का प्रभाव अच्छा या बुरा, ये भी कह पाना मुश्किल था।
ये सोचते हुए अचानक रोहित का ध्यान उसके कमरे में लगे सिक्योरिटी मॉनिटर पर गया। उसने देखा कि होटल के लॉबी में काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं। एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ था और उसके आसपास काफी लोग जमा हो चुके थे। होटल पैराडाइज में जितने भी गेस्ट आते थे सारे हाई प्रोफाइल लोग थे। किसी भी तरह का एक्सीडेंट या लापरवाही होटल मैनेजमेंट की रेप्यूटेशन को खतरे में डाल सकती थी। होटल पैराडाइज लॉबी। होटल लॉबी के ठीक बीचों बीच एक 50 साल के करीब का आदमी जमीन पर लेटा था। उसके हाथ पांव में कोई मूवमेंट नहीं थी, सांसें रुक चुकी थी। उसके पास ही बैठी उसकी वाइफ जोर जोर से मदद के लिए लोगों को बुला रही थी। हस्बैंड वाइफ के पहनावे से साफ पता चल रहा था कि दोनों काफी हाई प्रोफाइल लोग थे। लोगों की भीड़ में से जगह बनाकर कामिनी बीच में आई और सबसे कहा, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, लेट मी हैंडल इट। कामिनी ने उस आदमी की नब्ज चेक की। उसकी पल्स बिल्कुल धीमी पड़ चुकी थी और अब किसी भी वक्त बंद हो सकती थी। कामिनी ने उस आदमी को सीपीआर देना शुरू कर दिया। अपने दोनों हाथ पेशेंट के सीने पर रखकर वो कंप्रेशन देने लगी। बार बार झटका देने के बावजूद पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कामिनी ने झटकों की इंटेंसिटी बढ़ा दी। कुछ देर और ट्राई करने पर भी पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कामिनी अपनी पूरी ताकत लगा रही थी उस आदमी को बचाने के लिए। उस आदमी को बचाना काम ही नहीं बल्कि एक मकसद था कि अगर उसने ऐसे किसी हाई प्रोफाइल आदमी की जान बचा ली तो कल सुबह वो एक इंटरनेट सेंसेशन होगी। तभी अचानक अनिका कामिनी के बगल में आकर बैठ गई। अनिका पेशेंट के चेस्ट को अपने हाथों से 1-2 बार कंप्रेशन देने की कोशिश की। उसे पेशेंट की छाती में पानी का दबाव महसूस हुआ। तभी उसने कामिनी को सीपीआर देने से रोक दिया। इस बात पर कामिनी सबके सामने चिल्लाने लगी, ये क्या कर रही हो तुम? किसी की जान खतरे में है। एक डॉक्टर को उसका काम करने से मत रोको। अनिका ने कामिनी से कहा। सीपीआर इन पर काम नहीं करेगा। कामिनी के पास ये मौका था अनिका को सबके सामने नीचा दिखाने का। कामिनी ने लोगों से कहना शुरू कर दिया, ये लड़की एक स्कूल ड्रॉप आउट है। मेडिकल साइंस के बारे में इसे कुछ नहीं पता। आप लोग मिलकर इसे यहाँ से हटा दीजिए। ये मुझे अपना काम करने नहीं दे रही है। जैसे ही पेशेंट की वाइफ ने कामिनी की ये बात सुनी, उसने अनिका से कहा, अगर तुम डॉक्टर नहीं हो तो दूर रहो मेरे पति से। इस लड़की को उसका काम करने दो। उस वक्त अनिका किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो दौड़कर रिसेप्शन के पास गई, वहाँ से फर्स्ट एड किट लेकर आई। अनिका एक बात समझ चुकी थी कि उसे जो कुछ करना था बहुत जल्दी करना था। ना तो पेशेंट पे इस वक्त सीपीआर काम करेगा और जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। पेशेंट के पास आकर अनिका ने कामिनी को धकेल दिया। फर्स्ट एड किट में से उसने एक नाइफ निकाली, कुछ कॉटन निकाले और अल्कोहल स्टेरिलाइजर से सारे इक्विपमेंट्स स्टेरिलाइज कर दिए। कामिनी लोगों से अपील करने लगी, प्लीज रोको इसे। पैसे वाले लोगों को देखकर उन्हें इम्प्रेस करके पैसे बनाना चाहती है। मैं एक अंडर स्टडी डॉक्टर हूँ, मुझे अपना काम करने दीजिए। कुछ लोगों ने अनिका को पेशेंट के पास से हटाने की कोशिश भी की। अनिका ने किसी की नहीं सुनी। वो जानती थी कि इस वक्त पेशेंट पर सर्जरी करना कितना जरूरी था। उसने पेशेंट के शर्ट के सारे बटन खोल दिए। अपने हाथों से छाती पर धीरे धीरे दबाव बनाने लगी। जहां उसे सबसे ज्यादा पानी का दबाव महसूस हुआ, वहां एक झटके में उसने सर्जिकल नाइफ से कट कर दिया और पेशेंट के फेफड़े में छुरी उतार दी। पेशेंट की छाती से खून बहने लगा। खून देखकर आसपास के लोग काफी डर गए। पेशेंट की वाइफ भी चिल्लाने लगी, ये क्या किया तुमने? मार दिया मेरे हस्बैंड को। You killed my husband. कामिनी ने मौका देखते ही लोगों से कहना शुरू कर दिया, कॉल द पुलिस। इस औरत को अरेस्ट करो। सिक्योरिटी, सारे गेट बंद कर दो, कहीं भागने ना पाए। होटल के कुछ गार्ड्स ने अनिका को घेर लिया। अनिका ने उनसे कहा, प्लीज आप लोग दूर हटिए, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कामिनी ने लोगों को अनिका के खिलाफ भड़काते हुए कहा, अब उन्हें तकलीफ नहीं होगी क्योंकि तुमने हमेशा के लिए उनकी सांसें बंद कर दी हैं। जैसे ही कामिनी ने ये कहा, नीचे लेटे आदमी की छाती एक झटके से उछली और वो आदमी तेजी से सांस लेने लगा।